नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड बियर एक्ट्स में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी एपीओ के लिए हमारी टीम ने बहुत सारी मेहनत करी। आप लोगों को फ्री मॉक्स प्रोवाइड करे गए, नोट्स प्रोवाइड किए गए, पूरा पीएनएस हम लोगों ने 24 पेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन, लैंडमार्क केसेस, सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री में प्रोवाइड किया। ये तो यूपी एपीओ की बात थी जो वक़्त गुज़र चुका है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है इसमें, हम लोगों से जुड़े जो लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग का रिज़ल्ट का वेट है, देखिए मेंस के लिए क्या होता है। और अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हो सकता है कभी-कभी ऊपर-नीचे रहता है, ये प्रैक्टिस है, ये तैयारी है। तो कॉम्पिटिशन्स में आप कुछ कह नहीं सकते, कभी किसी माइंडसेट से हम लोग गए थे, उस क्वेश्चन को जो वहाँ पे आया, उसको पेपर को हम किसी और अप्रोच से कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आपको लग रहा है आप कट ऑफ में नहीं आएँगे, एक से एक स्कोर में नहीं आएँगे, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। 2026 में वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं। करेंटली हमारे पास लाइनअप है, हमारा बिहार एपीओ है, बिहार जुडिशरी है। सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी आपका उत्तराखंड एपीओ भी लाइनअप हो सकता है। यूपी की तो ख़ैर कोई बात ही नहीं करी जा सकती, वो कब आएगा, कब नहीं आएगा, वो सिर्फ़ यूपी वाले जानते हैं और भगवान जानते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं जानता है। आयोग के मन के ऊपर है, उसे कब देते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को तो हमको कहीं पे रोकना नहीं है, इसको हम लोगों को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते रहना है। जो कमी पीछे रह गई थी उसको और सुधारना है। तो अब इसी सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस के लेक्चर्स। हम लोग एपीओ के रिगार्डिंग फ्री में यूट्यूब पे ये सीरीज़ चला रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी, वो हमारे पेड कोर्सेज़ में होंगी। उसके रिगार्डिंग जानकारी जल्दी ही आपको यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपको एपीओ क्रैक करना है, सबसे बड़ी बात ये है, तो सबसे पहली बात आपको क्रिमिनल लॉज़ पे कमांड होनी चाहिए। क्रिमिनल लॉज़ में भी जो सबसे ईज़ी टू टारगेट है और लगता है बहुत लेंदी सा एक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, साथ-साथ आपको उसको रटना भी है। सेक्शंस आपको रटने होंगे, पनिशमेंट्स आपको रटनी होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है, इनकोएट ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ तो आप लोग गए होंगे, थंबनेल देख के भी आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आज से हमारा पहला लेक्चर बीएनएस का स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो-जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्राइम के मेंस क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ से आया, क्राइम क्या है, ऑफेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज से इसमें बेसिक्स जो है बीएनएस के। अब डायरेक्ट आप लोग एक अप्रोच ये रख सकते थे कि पहला सेक्शन उठाया, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट कहाँ-कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ-कहाँ नहीं। लेकिन भाई पहले जान तो लो कि अंदर चीज़ें जो आप लोग देखने, सुनने, पढ़ने जा रहे हो, इसमें जो जो टर्म्स आपको मिलेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्राइम क्या होता है, पनिशमेंट क्या है, तो क्यों पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो अब मॉरल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है कि लीगल रॉन्ग है, किस तरीके के ऑफेंसेस हैं जिसको पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, मॉरल रॉन्ग जो होता है वो पनिशेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और एक साथ जुड़ के आपको कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइडेड ही है, एक्ट बियॉन्ड बियर एक्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे कनेक्ट कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट है पूछिए, नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो ही जा रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को कहीं भी मत रोकिए, क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से लेक्चर पढ़िए और अपने पास जो आपके पास बुक है, परीक्षा मंथन हो, सिंगल हो, जो भी हो, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। तो चलिए, आज पहली हम लोग इस सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि क्या होता है क्राइम, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। तो क्राइम भाई क्या होता है? क्राइम इज़ फंडामेंटली एन एक्टस रियस। क्या है क्राइम? एक्टस रियस होता है। अब एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस होता है एक रॉन्गफुल एक्ट, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत काम किया गया हो। अब गलत किस तरीके का गलत? आगे देखते हैं। दैट इज़ कंसीडर्ड अ पब्लिक रॉन्ग, जिसको कि पब्लिकली हम लोग रॉन्ग माने, बिकॉज़ क्योंकि इट अफेक्ट्स द एंटायर सोसाइटी, नॉट जस्ट इंडिविजुअल विक्टिम। जैसे कोई ब्रूटल मर्डर मर्डर होता है सोसाइटी में, कोई रेप केस होता है, तो पूरा समाज देखिए उसके अगेंस्ट में बाहर निकल के आता है। तो पूरा समाज क्यों निकल के आता है? जो विक्टिम है वो केवल उसके अगेंस्ट नहीं है ना, वो रेप, वो मर्डर, वो डकैती, वो पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में हो रही है।
अभी आपके सोसाइटी में चोरी होना स्टार्ट हो जाए, डकैती होना स्टार्ट हो जाए, तो रात-रात भर लोग सोएँगे नहीं। एक ऐसा टाइम हुआ करता था, जब कुछ गैंग्स चलते थे। हम लोगों के बचपन में मोनचुआ गैंग एक चलता था। तो अब उसमें क्या होता था, जब ये गैंग चलता था, ये सब चीज़ें चलती थी, तो क्या होता था कि लोग रात-रात भर सो नहीं रहे हैं, चौकीदारी दे रहे हैं। तो चोरी तो किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ हो रही है ना, पूरा सोसाइटी क्यों एक्टिव है? पूरा सोसाइटी इसलिए एक्टिव है क्योंकि ये एक क्राइम है, और क्राइम क्या होता है? पूरे ही सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है। ये सिर्फ़ एक इंडिविजुअल विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता है। तो ये सिनेरियो होता है हमारा क्राइम का। फॉर एन एक्ट टू बी क्लासिफाइड एज़ क्राइम, इट मस्ट बी फॉरबिडेन एंड पनिशेबल बाय लॉ। अब एक किसी भी चीज़ को क्राइम बनने के लिए क्या ज़रूरत है? उसको ये होना चाहिए कि वो फॉरबिडन हो और पनिशेबल हो किसके द्वारा? कानून के द्वारा। दिस क्रिटिकल डिस्टिंक्शन सेपरेट्स क्रिमिनल एक्ट्स फ्रॉम मेयर मॉरल रॉन्ग्स। क्रिमिनल एक्ट्स और मॉरल रॉन्ग का सेपरेशन ही ये है कि क्रिमिनल एक्ट्स जो होंगे, क्राइम जो होगा आपका, वो क्या होगा? आपको सेपरेट करेगा मॉरल रॉन्ग से। क्रिमिनल एक्ट्स पनिशेबल है, मॉरल रॉन्ग्स पनिशेबल नहीं है। सपोज आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, अपना ऑफिस जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, आप रास्ते में आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, आपके पास नहीं टाइम है, आप किसी भी वजह से आप उसकी हेल्प नहीं करते और निकल जाते हैं। आपके पास टाइम होता, अगर आप उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाते तो वो बच सकता था, लेकिन आपने उसको हॉस्पिटल या मेडिकल एड नहीं प्रोवाइड करवा पाए, टाइम पे मेडिकल एड नहीं मिली, वो मर गया। तो ये आपके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर का केस नहीं बन जाएगा, यहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं बनेगा। क्योंकि ये आपकी मॉरल ड्यूटी थी उसकी हेल्प करना, लेकिन ये लॉ के द्वारा पनिशेबल नहीं है कि अगर आप उसको हेल्प नहीं करेंगे, तो इस टाइप की चीज़ें मॉरली रॉन्ग कही जा सकती हैं। लेकिन ये पूरी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रही हैं। ये क्राइम नहीं है, ये फॉरबिडन नहीं है कानून के द्वारा, इसका कोई पनिशमेंट नहीं है। तो एक्शन दैट सोसाइटी में कंडेम बट विच लैक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। पूरी सोसाइटी तो कहेगी यार बताओ कैसा आदमी था यार, उसको छोड़ देता हॉस्पिटल तक, लेके चला जाता, बच जाता अगला। लेकिन कंडेम किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो क्राइम हम लोगों ने देखा क्या है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ हो और उसके अलावा पनिशेबल हो। अब क्राइम के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग ही है तो ही ये क्राइम होगा। उसके अलावा एक्टस रियस, एक्टस रियस क्या? जो रॉन्गफुल एक्ट आपने किया। मेंसरिया, मेंसरिया को हम लोग आज डिटेल में देखेंगे कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मेंसरिया को क्या कहा जाता है, किस तरीके से ये हमारे लॉ तक आई। और फिर फाइनली हम लोग देखते हैं रिजल्टिंग हार्म। हार्म क्या हुआ है? कई-कई बार हार्म अगर ना भी हुआ हो तब भी उसको हम पनिशेबल कर देते हैं, ये एक्सेप्शंस होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनकोहेट ऑफेंसेस। जैसे आपका कॉन्स्पिरेसी हो गया, अटेम्प्ट हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके इनकोहेट ऑफेंसेस हैं। तो एसेंशियल्स क्या हो गए एलिमेंट क्राइम के? हमने 4 देखे। पहला क्या होगा? ह्यूमन बीइंग होगा, दूसरा क्या होगा? एक्टस रियस होगा। एक्टस रियस को हम लोग रॉन्गफुल एक्ट भी कहते हैं। तीसरा गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड भी होगा, आपका मेंसरिया हो गया। उसके अलावा रिजल्टिंग हार्म, प्रॉपर्ली क्या हार्म हुआ? आपने कुछ किया, उससे कुछ तो हार्म होगा, लेकिन हार्म का जो हमारा फोर्थ वाला है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या है? इनकोहेट ऑफेंस इसके अंदर नहीं आते, मतलब कि अगर इनकोहेट ऑफेंस है, कॉन्स्पिरेसी है, अटेम्प्ट है, ठीक है, या अबेटमेंट है, इसमें भले ही हार्म रिजल्ट ना हो, बट स्टिल ये पनिशेबल होते हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्रिमिनल लॉ में, जैसे कि टॉर्ट में साल्मन साहब ने दिया था। इन्होंने बोला था, पिजन होल थ्योरी नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया था। इनका कहना था कि अगर कोई टॉर्ट पहले से ही एस्टेब्लिश है, तो उसे एक पर्टिकुलर, सपोज़ एक कोई अ, ये है, इसमें कई सारे होल्स हैं। अब साल्मन के अकॉर्डिंग कोई टॉर्ट पहले से डिफाइंड है, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। ये बी टॉर्ट डिफाइन है, तो कोई बी चीज़ हुई तो बी ऑफेंस यहाँ पे आके सेट हो गया। तो इन्होंने कहा था ऑफेंसेस क्या होते हैं?
प्री डिफाइंड होते हैं, द wrongful act must strictly fit into the pre-established statutory hole to determine the specific offense। तो ये जितने होल हैं ये किसी स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए, जैसे सपोज ये रेप का है, ये मर्डर का है, तो ये सब प्री डिफाइंड है पहले से ही, और यहाँ पे जा जाके वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो जो प्री डिफाइंड है आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा ये ऑफेंस हुआ है, देखो कहाँ पे सेट हो रहा है, अच्छा ये एक्स ऑफेंस हुआ है, ये यहाँ पे सेट हो रहा है, तो आपको पता चल गया क्या हुआ, रेप हुआ। तो ये पिजन होल थ्योरी थी, किसका कॉन्सेप्ट था, साल्मन का था। कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है कि पिजन होल थ्योरी किसकी दी हुई है, ये आपसे टॉर्ट में भी पूछेगा, ये आपसे क्रिमिनल लॉ में भी पूछ सकता है। तो क्या बोला जाएगा, ये क्राइम्स में क्या होता है, ये होल्स प्री डिफाइंड होते हैं, जो रॉन्ग है वो अगर इसमें फॉल कर रहा है तब तो फिर वो एक ऑफेंस हो गया। अब कंडीशन क्या है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडीशंस ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पर्सन इज हेल्ड लायबल बेस्ड ऑन थ्री कंडीशन, तीन कंडीशंस है हमारे पास। एक तो उसने फ्री विल से एक्ट किया, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहीं जा रहा था, आपने उसके सर पे गन लगाई और उससे बोला कि सामने वाले घर का दरवाजा तोड़ो जाके। तो अगर आपने ऐसा उससे करवाया है तो उसको जनरल एक्सेप्शंस में आपको सेक्शन 34 का बेनिफिट मिल सेक्शन 34 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मतलब कि आपने जो भी ऑफेंस किया हो वो फ्री विल से किया हो, अपनी इच्छा से किया हो। इंटेलिजेंस मतलब आपको पता होना चाहिए। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल, सही और गलत के बीच में आप डिफरेंस कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको सही और गलत की समझ नहीं है, तो हमारे जनरल एक्सेप्शंस में चिल्ड्रंस जो कि 7 साल से कम हैं या फिर अनसाउंड माइंड के हैं, सेक्शन 22 में, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन 23 में, तो ये इन सबको क्या मिला हुआ है, इन सब में अगर कोई ऑफेंस कर दिया तो इनको सजा नहीं दी जाती, जनरल एक्सेप्शंस में इनको कंसीडर कर लिया जाता है। तो इनके द्वारा किया हुआ एक्ट क्यों नहीं, क्योंकि भाई इनको सही और गलत का डिफरेंस ही नहीं पता है। आपने इंटॉक्सिकेशन किया था, वॉलंटरी नहीं इनवॉलंटरी किया था, आप 7 साल से कम उम्र के बच्चे हो, तो डॉली इन कैपेक्स का बेनिफिट आपको मिल जाता है। आप आपको फैक्ट्स की नॉलेज पूरी तरीके से है, नोइंग द सर्कमस्टेंसेस, आप जो एक्ट कर रहे हो उससे क्या क्या हो सकता है ये आपको पता है। तो अगर ये तीनों चीजें आपको पता है तभी आप एक क्राइम कर सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज, जैसे फ्री विल है, आपकी विल फ्री नहीं थी तो आपने ऑफेंस नहीं किया, आपसे जबरदस्ती करवाया गया। आपको सही गलत का डिफरेंस नहीं पता था, आपको नहीं पता है कि आपके इस एक्ट से कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, आप इंटॉक्सिकेटेड हो या किसी भी तरीके से, तो ये सारी चीजें किसी भी चीज को क्राइम होने पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले, आपको एक्यूज बनाने से पहले ये सब कंसीडर किया जाएगा, ये सब ट्रायल का पार्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, governed by the maxim न्यूलम क्रिमन सिने लिगे न्यूला पोएना सिने लिगे। इसका मतलब क्या होता है, नो क्राइम और पनिशमेंट विदाउट अ प्री डिटरमाइंड लॉ। मतलब कि अगर किसी भी चीज का पहले से प्री डिटरमाइंड लॉ नहीं है तो आप उस एक्ट को उस टाइम पे पनिशेबल नहीं कर सकते। दिस डिक्टेट्स 4 रूल्स, 4 रूल हैं भाई, कौन कौन से, नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ पिनल लॉज, मतलब कि जो पिनल लॉज हैं वो रेट्रोएक्टिव नहीं है। मतलब कि अगर आज सपोज कोई भी तारीख है, 25 मार्च ले लीजिए, आज सपोज 25 मार्च 2026 है, इस तारीख को हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिमोनियल रेप को ऑफेंस घोषित कर दिया। तो 25 तारीख से बाकायदा ऑफिशियल गजट में आ गया, तो 25 तारीख 25 मार्च के से जो भी इसमें रिपोर्ट करी जाएंगी, ऑफेंसेस किए जाएंगे, वो यहाँ पे इस क्राइम में आएंगे। 24 तारीख को अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो इसके अंडर कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव नहीं है। अगर ये 24 वाला भी इसमें आ जाता, मतलब पास से लागू किया जाता, तो इसको रेट्रोएक्टिव बोलते हैं। तो क्रिमिनल लॉज क्या है, नॉन रेट्रोएक्टिव है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है कानून का, सर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जो होगा उसमें एक सर्टेनिटी होगी, एंड दैट लॉ मस्ट बी एक्सरसाइजेबल एंड इंटेलिजिबल। वो लॉ क्या है, वो प्रैक्टिस किया जा सकता है, इंटेलिजिबल है, एक्सरसाइजेबल है।
इसके साथ-साथ हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, हम लोगों ने भी डिस्कस किया था इनकोएड ऑफेंसेस क्या होते हैं। अटेम्प्ट हो गया, अबेटमेंट हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया। ये केवल पनिशमेंट है अगर आपका कोई एक्शन नहीं हुआ। दे कंटेन एक्टस रियस बट नो रिजल्टिंग हार्म। आपने देश के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी ही करी, तो आपको कॉन्स्पिरेसी की सज़ा दे दी जाएगी, उसका वेट नहीं किया जाएगा। आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट में रिजल्टिंग हार्म नहीं होता है, आपने किसी पे शूट किया, गोली नहीं लगी, लेकिन स्टिल रिजल्टिंग हार्म तो कुछ नहीं हुआ बट स्टिल आपको अटेम्प्ट टू मर्डर में आपके खिलाफ केस चलेगा। अब हम लोग देखते हैं मेंसरिया क्या होता है। मेंसरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, मेंसरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं गिल्टी माइंड एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा जाए तो दो फिलोसोफर होते थे, पॉलक एंड मैटलैंड। इनके अकॉर्डिंग अर्ली इंग्लिश लॉ जो था उसमें सिर्फ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी विदाउट रिक्वायरिंग अ गिल्टी माइंड। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसरिया फुली मैच्योर्ड इन 16th सेंचुरी। मतलब कि स्टार्टिंग में केवल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुआ करती थी, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसरिया जो झलक हमने देखना स्टार्ट करी है वो कहाँ से देखना स्टार्ट करी है, 14th सेंचुरी से। तो इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर विल बी नो क्राइम विदाउट मेंसरिया। करेंटली हमारा क्या हिसाब किताब है, करेंटली हमारा यही हिसाब किताब है कि कुछ भी हो जाए, जो भी क्राइम है वो बिना मेंसरिया के क्राइम नहीं हो सकता है। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में क्या था, मेंसरिया वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस। जैसा कि हम लोगों ने देखा, पॉलक और मतलैंड ने कहा था कि इंग्लिश लॉ स्टार्टेड विद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब बिना किसी मेंसरिया के, मेंसरिया है ही नहीं, इंग्लिश लॉ ऐसे स्टार्ट हुआ था। दिस मीन्स मेंसरिया हैज बीन फुली डेवलप्ड इन द 16th सेंचुरी। तो मेंसरिया का अगर हम लोग देखा जाए, इसके रिगार्डिंग जो कोर मैक्सिम है वो है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस कंपेन्ड बाय अ गिल्टी इंटेंशन। कोई भी एक्ट वो ऑफेंस नहीं है जब तक कि उसमें गिल्टी इंटेंशन नहीं है। तो पहली बार फॉलर वर्सेस पैजेट का केस था 1798 में। लॉर्ड केनन हैज एक्सेप्टेड दिस मैक्सिम एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इंग्लिश लॉ, होल्डिंग दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्ट एंड इंटेंशन विच मेक्स अ क्राइम। तो पहली बार नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए फॉलर वर्सेस पैजेट के केस में लॉर्ड गेनन ने 1798 में यह डिसाइड किया कि जो हमारा कोई भी क्राइम बनेगा वो किससे बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट और इंटेंशन को मिला के ही क्राइम बनेगा। तो क्राइम इज इक्वल टू एक्ट प्लस इंटेंशन। ये सबसे पहली बार 1798 में। अब इसमें आपको अगर प्री के रिगार्डिंग देखना है तो आपको पता होना चाहिए, फॉलर वर्सेस पैजेट में ये कहा गया, पहली बार मेंसरिया को रिकॉग्नाइज किया गया। किसने डिसाइड करने में ये डिसीजन दिया, लॉर्ड केनन ने बोला था ये। तो ये सारी चीजें आपसे प्री में पूछ ली जाती हैं। इसके आगे इसके बाद एक केस आया आर वर्सेस एल्डे का। इसमें लॉर्ड एबिंगर ने क्या कहा, द प्रिंसिपल ऑफ गिल्टी माइंड इज ओल्डर देन द लॉ ऑफ इंग्लैंड इटसेल्फ। इन्होंने इसमें ये बात डिस्कस करी। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ गिल्टी माइंड इज ओल्डर देन द लॉ ऑफ इंग्लैंड इटसेल्फ, ये किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड एबिंगर ने इसको बोला था। कौन से केस में बोला था? आर वर्सेस एलडी के केस में। मोटिव ऑफ इंटेंशन में कोई डिफरेंस आपको लगता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, एक चीज नहीं होती है। इंटेंशन जो होता है हम लोग देखेंगे पार्ट होता है मेंसरिया का, वेयर एज मोटिव इज द स्प्रिंग और फीलिंग दैट इन्फ्लुएंस द विल। मोटिव समझिए फ्यूल की तरह है जो उसको इग्नाइट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। मोटिव को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 6 ऑफ बीएसएम में। इंटेंशन क्या है? आपका एम जो मेंसरिया का पार्ट है। मोटिव क्या है? मोटिव इज डिफरेंट। मोटिव इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपकी विल को आगे ले जाने के लिए कोई रीजन होगा आपके आगे बढ़ने का, वो आपका कहाँ आता है? मोटिव के अंदर आता है। यहाँ तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको ये चीज नहीं समझ में आई, तो उसको दोबारा समझाया जाएगा।
यहाँ तक आए हैं तो वीडियो पूरा ही देखते जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे क्लियर होंगे। आगे डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मेंसरिया एंड स्टैट्यूट। अब मेंसरिया हमारे स्टैट्यूट्स में कहाँ-कहाँ पाई जाती है, किस-किस तरीके से है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बार इम्प्लाइड मेंसरिया, इफ अ statute does not expressly mention a guilty state of mind, it is generally presumed to be implied। करंट सिनेरियो ये है कि अगर डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा इम्प्लाइडली तो मेंसरिया होगी ही होगी। शेराज वर्सेस डी रिटजन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्री में पूछा जा चुका है। जस्टिस राइट ऑब्जर्व दैट मेंसरिया इज इम्प्लाइड इन एवरी स्टैट्यूट अनलेस द कंट्रेरी इज क्लियरली शोन। मेंसरिया होती ही होती है हर स्टैट्यूट में, जब तक उसका कुछ कंट्रेरी आप लेके ना आए कि नहीं 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 इसमें मेंसरिया नहीं है, कुछ कंट्रेरी आपने प्रूफ कर दिया। तो शेराज वर्सेस डी रटजन के केस में पहली बार ये डिसाइड किया गया था कि मेंसरिया एक्सप्रेसली नहीं है तो इम्प्लाइडली तो होगी ही होगी। इंडिया में हम लोगों ने इसको फॉलो किया। द रूल फ्रॉम शिराज वॉज अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट एक्सेप्टेड इन रावली हरिप्रसाद राव वर्सेस स्टेट 1951 में, एंड फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। पहली बार एक्सेप्ट किसने किया गया, रावली हरिप्रसाद में, और उसके बाद इस्टेब्लिश कहाँ किया गया ये कॉन्सेप्ट, एमएच जॉर्ज के केस में, जो कि 1965 में आया था। जस्टिस कौन थे, के सुब्बा राव थे। उसके अलावा इसी सीरीज के दो केस और इम्पोर्टेंट, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और गुजरात वर्सेस बी पांडे के केस। अब इक्लिप्स भी पढ़ा हमारे भाई। एक टाइम ऐसा आया, अब तक हम लोगों ने कंसिडर किया मेंसरिया 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक टाइम पे आया जब हम लोगों ने कंसिडर करना शुरू किया कि नहीं मेंसरिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन का केस था। Lord Justice Kennedy observed an eclipse on Menseria, stating that statutes could be interpreted literally without requiring guilty intent if the statute showed it was not required। अगर स्टैच्यूट में नहीं दिया हुआ है तो फिर इंटरप्रेट कर लिया जाएगा कि बिना मेंसरिया के काम भी हो सकता है। ये हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर के केस में पहली बार कहा गया, तो इसी को हम लोगों ने बोला कि ये मेंसरिया के ऊपर इक्लिप्स है। उसके बाद आया ब्रांड वर्सेस वुड का केस। चीफ जस्टिस लॉर्ड गॉडर्ड एस्टैब्लिश्ड द रिमूवल ऑफ इक्लिप्स, रिवाइवल ऑफ मेंसरिया। इसके साथ साथ ये केस जो था वो क्या था, रिवाइवल था मेंसरिया का। उसके अलावा कुछ और केसेस हैं, हार्डिंग वर्सेस प्रिंस, शिवलम वर्सेस डॉल्टन, स्वीट वर्सेस पार्सले, लिंचन वर डीके वर्सेस क्वीन। ये सारे केस जो हैं रिवाइवल के लिए काम किए मेंसरिया के। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो हम लोगों ने देखा था कि इंग्लैंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमेशा से था, विदाउट मेंसरिया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सब चलता था। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या एक्सेप्शन है मेंसरिया का। Strict liability refers to the offense punished without the need for a guilty intention. Example, food adulteration, socio-economic offenses, white collar। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस वो होते हैं जैसे आपने फूड में अडल्ट्रेशन किया, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, इनमें मेंसरिया की जरूरत नहीं है। आपने किया है मान लिया जाएगा, मेंसरिया साइड में रखो, इसको पहले उठाओ जेल में डालो। तो हमारा एक जो सबसे पहले ये केसेस आते हैं जैसे ही मेंसरिया डिस्कस होना शुरू होता है। दो केसेस तो आपने अपने लॉ कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। मेंसरिया वर्सेस मतलब आर वर्सेस प्रिंस का केस, दूसरा क्वीन वर्सेस कार्लसन का केस। तो आर वर्सेस प्रिंस के केस में क्या कहा गया था, 1875 का केस है। जस्टिस ब्लैकबर्न ने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन मैलम प्रोहिबिटम एंड मैलम इन सी। तो मैलम प्रोहिबिटम क्या था, जो स्टैच्यूट के द्वारा पनिशेबल है वो क्या है, मैलम प्रोहिबिटम। लेकिन मैलम इन से एक्ट्स इंट्रिंसिकली रॉन्ग, जो एक्ट खुद में ही रॉन्ग है उनको बोला गया था मैलम इन सी। तो प्रिंस ने क्या किया, किडनैप किया एक माइनर गर्ल को, बिलीविंग शी वाज ऑफ एज, मतलब उसको लग रहा था ये एडल्ट है। लड़की उसके पास आई, उसको बोला कि मैं एडल्ट हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, वही प्यार मोहब्बत की कहानी। लेकिन लड़की को देख के उसको पता नहीं चला कि ये माइनर है, तो उसने क्या किया, वो उसको लेके चला गया। तो फाइनली उस पे क्या केस बना, किडनैपिंग का।
because the act was malevolence, his defense of reasonable mistake of fact was rejected. अब हुआ क्या, मेलेमेंसी था, तो मतलब कि एक्ट क्या हुआ, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो गया। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप क्या नहीं ले सकते, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। तो प्रिंस को क्या किया गया, यहाँ पे कन्विक्ट कर दिया गया। अगर देखा जाए मेलेमेंसी ना होता, मेलम प्रोहिबिटम होता, तो आपको क्या लगता है मेलम प्रोहिबिटम में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल जाता? मिल जाता। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं दिया गया मेलेमेंसी की वजह से। तो इस केस में आर वर्सेस प्रिंस के केस में क्या बोला गया कि अगर मेलेमेंसी है, मतलब कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक्ट्स इंट्रिंसिकली रॉन्ग, मतलब जो एक्ट खुद में ही बहुत ज्यादा इनहेरेंटली गलत होते हैं, जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होंगे। एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, मर्डर है, थेफ्ट है, रेप है, तो मेलेमेंसी के अंदर ये सारे एक्ट्स आ जाएंगे। तो इसमें कहा गया मेंसरिया की जरूर, इसमें क्या है, मेंसरिया की जरूरत है। और मेलम प्रोहिबिटम मतलब कि रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इनको स्टैट्यूट के द्वारा ही रॉन्ग बनाया गया है। जैसे ट्रैफिक वैल्यूएशन हो गया, रेगुलेटरी ऑफेंसेस हो गया, तो ये सारे क्या आते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस हैं। तो यहाँ पे क्या था, मेलेमेंसी के अंतर्गत आर वर्सेस प्रिंस का केस आया। लड़की 16 साल की थी, उसने कहा मैं 18 साल की हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्रिंस लेके चला गया, प्रिंस के पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, वो लड़की को देख के नहीं पता चल रहा था कि वो 18 साल की है, 16 साल की है, वो एडल्ट है कि माइनर है। उसने सोचा एडल्ट है, तो वो उसको लेके चला गया, बट किडनैपिंग का केस लग गया उसके ऊपर। इसके बाद क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस हम लोग देखते हैं। ये कब का केस है, 1889 का। अनलाइक प्रिंस, मिस टॉल्सन was charged with bigamy but allowed the defense of mistake of fact। प्रिंस के केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया था, बट यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल गया था। हुआ क्या था, मिस्टर टाल्सन जो थे, इनके जो पति थे, ये शिप्स के द्वारा अमेरिका या कहीं पे जाते हैं बिजनेस के लिए, पता चलता है शिप डूब गई। अब जब शिप डूब गई, तो अब भाई 7 साल तक हमारे सेक्शन 112 111 डीएसए में क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। 7 साल तक ऐसे आदमी को किसी ऐसे पर्सन के द्वारा, जो अगर वो जिंदा होता तो उसको पता होता कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके द्वारा 7 साल तक अगर सुना नहीं जाता है, तो मान लिया जाता है कि 7 साल हो गए भाई, वो डेथ, अब उसकी डेथ कॉज हो गई है। तो मिस्टर टॉल्सन की शिप डूब गई थी, उनका कुछ अता पता नहीं हुआ। 7 साल होने से जस्ट कुछ टाइम पहले ही मिस टॉल्सन क्या करती हैं, दोबारा मिसेस टॉल्सन क्या करती हैं, दोबारा से शादी कर रही होती हैं। जब वो शादी करती हैं, तब मिस्टर टॉल्सन जो होते हैं वापस से प्रकट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, मिस टॉल्सन के ऊपर बाइगेमी का केस लगा देते हैं। अब जब बाइगेमी का केस इनके ऊपर लगता है, तब ये बोलती हैं कि भाई रीजनेबल सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही थे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इनको यहाँ पे डिफेंस दे दिया जाता है। शी रीजनेबली बिलीव्ड हर हस्बैंड वाज डेड आफ्टर हिज शिप ड्रॉन। तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट कहाँ पे, 110 में, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 111 में। तो आर वर्सेस प्रिंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने माना नहीं था, बट क्वीन वर्सेस टॉल्सन के केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम लोगों ने एज अ डिफेंस यहाँ पे कंसीडर कर लिया था। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, क्रिमिनल लॉ जनरली रिजेक्ट द आइडिया दैट अ पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर। मतलब कि मैं किसी और के काम के लिए लायबल हूंगा, इसको बोलेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। इसको क्रिमिनल लॉ में स्टार्टिंग में माना नहीं जाता था, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। R versus Huggins, Lord Raymond affirmed that the general rule that a person is only liable for their own acts। R versus Huggins के केस में लॉर्ड रेमंड ने कहा था कि जनरल रूल यही होता है, या पर्सन इज ओनली लायबल फॉर हिज, भाई मैं अपने जो काम कर रहा हूँ उसके लिए लायबल हूँ, दूसरा कोई कुछ भी कर रहा हो उसके लिए मैं क्यों लायबल हूँ। तो जनरली यही होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। अंडर इंग्लिश लॉ एक्सेप्शंस इंक्लूड लिबल, पब्लिक नुइसेंस एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब पब्लिकली आप लोग 10 लोग खड़े थे, उनमें से किसी ने कुछ न्यूसेंस कर दिया, राइट कर दिया, तो पूरी भीड़ को सजा मिलती है ना।
अनलॉफुल असेंबली हो गया। अंडर इंडियन लॉ वाइकेरियस लाइबिलिटी इज क्रिएटेड फॉर ओनर्स ऑक्यूपायर ऑफ लैंड वेयर अनलॉफुल असेंबलीज और राइट टेक प्लेस। अब जैसे किसी की प्राइवेट जमीन थी, वहां पे कुछ होता है, तो वहां के ओनर को भी भाई सजा दी जाएगी। तो सेक्शन हमारा 193(1) हो गया, उसके अलावा 193(2) हो गया, अनलॉफुल असेंबली 189 हो गया, राइट्स हो गए हमारे 191 हो गया। तो ये सब वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, किसी दूसरे के एक्ट के लिए किसी दूसरे को भी लाइबल किया जाता है। 5-6 लोग थे, कहीं पे खड़े हुए थे, अनलॉफुल असेंबली घोषित हो चुके थे। अब उस भीड़ में से क्या किया, 2 लोग ही आके किसी को जाके मार दिया। तो इस भीड़ में 6-8 लोगों में सबके ऊपर सेम चार्जेस लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन 2 के ऊपर ही ये चार्जेस अप्लाई होंगे। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती हैं, हम लोगों ने समझ लिया क्राइम क्या होता है, रिजल्टिंग हार्म था, ह्यूमन बीइंग था। तो हर एक चीज़ हम समझते हुए आए। अब किस-किस सीरीज़ में ये सब चलता है, जैसे हम लोगों ने देखा है एक्टस रियस होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को उसका कोई रिजल्टिंग हार्म हो। मेंस रिया को हम लोगों ने देखा क्या होता है। ये सारा एक सीरीज़ से बनता हुआ आया। अब ये पूरा जो क्राइम है, ये किस-किस स्टेज में होगा ये हम लोग देखते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, सबसे पहले तो दिमाग में इंटेंशन आएगा। द फर्स्ट स्टेज वेयर द क्राइम इज प्लान्ड। अब दिमाग में आपने कुछ सोचा है, केवल इस पे तो पनिशमेंट दे नहीं सकते, तो ये पनिशेबल नहीं होती है, बिकॉज मेयर थॉट डज नॉट हर्ट सोसाइटी। प्रिपरेशन द सेकंड स्टेज है, आपके दिमाग में आया किसी का मर्डर करना है, आपने जाके मार्केट से गन खरीदी, पॉइजन खरीदा, तो आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। जनरली ये क्या है, पनिशेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ओवर्ट एक्ट, मतलब इसकी तरफ से अभी कोई एक्ट आपने नहीं किया, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो। द इंटेंशन इज नॉट गेट क्लियर, अभी पक्का नहीं पता है कि आपने ये पॉइजन खरीदा था, किस काम से खरीदा था, गन खरीदी थी सेफ्टी के लिए खरीदी है, किस काम से खरीदी है। एंड द ऑफेंडर हैज द अपॉर्चुनिटी टू विथड्रॉ। एक ऐसा ऑफेंस वैसे है जैसे जिसमें कि आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट दे दिया जाएगा, वो है डकैती का। जरा देख के बताइएगा, कमेंट ड्रॉप कीजिएगा कि डकैती की प्रिपरेशन कहाँ पे पनिशेबल है बीएनएस में। एक बार इंडेक्स को लटिएगा, 309, 310, 311, इधर की तरफ जाइएगा, आपको मिलेगा एक्सेप्शंस। अच्छा, प्रिपरेशन पनिशेबल, प्रिपरेशन अंडर बीएनएस कहाँ पे है। कलेक्टिंग लोग, जवाब तो मैंने पहले से ही दे रखा है, आप क्या देंगे फिर भी कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। कलेक्टिंग आर्म्स टू वेज वॉर, सेक्शन 4 149। प्रिपेयरिंग डिप्रेडेशन ऑन फ्रेंडली टेरिटरीज, फ्रेंडली टेरिटरीज के साथ आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, वहां पे टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, तो सेक्शन 154। काउंटर फिटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, 181। 310 के 4 में प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था। अटेम्प्ट वाली स्टेज क्या होती है, हमेशा पनिशेबल है। तो पहला हमने देखा इंटेंशन, दिमाग में केवल ख्याल आया। दूसरा हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन, कभी कभी पनिशेबल होती है, हमेशा पनिशेबल नहीं होती है। तीसरा आया अटेम्प्ट, ये हमेशा पनिशेबल होगी। इसका मतलब है आपने ओवरटेक कर दिया टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर वो फेल नहीं होता तो फिर आपका काम हो जाता, आपने फायर किया किसी पे, अगर वो मिस ना होती तो डेथ कॉज हो जाती। अब फेलियर क्यों हुआ, किसी वजह से हो सकता है, ड्यू टू नेग्लिजेंस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मिस्टेक हो गया, तो ये तो अलग चीजें है ना। इसलिए अटेम्प्ट को हम लोगों ने पनिशेबल किया है और हमेशा पनिशेबल होती है। तो आर वर्सेस चीजमैन का केस था 1842 में। लॉर्ड ब्लैकबर्न नोटेड दैट इफ एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन कमेंस, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो जाता, विच वुड हैव एंडेड इन अ क्राइम इफ नॉट इंटरप्रेटेड, अगर उसको रोका नहीं जाता, उसकी कुछ छेड़छाड़ नहीं होती, तो वो एक क्राइम हो जाता, वो क्या होगा, अटेम्प्ट होगा। दिस केस मेड द फर्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में पहला डिस्टिंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा आर वर्सेस चीजमैन 1852, लॉर्ड ब्लैकबर्न। जस्टिस का नाम, ईयर, केस, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अदर रेलिवेंट केसेस इससे जो जुड़े हुए कौन से हैं, क्वीन वर्सेस मैकफर्सन, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, मिलर वर्सेस स्टेट, भी हमारे अटेम्प्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फोर्थ स्टेज क्या है, कंटेम्पलेशन ऑफ ऑफेंस, मतलब कि वही जो हम लोगों ने देखा रिजल्टिंग आर्म।
फाइनल स्टेज में हार्म हो गया, ये तो हमेशा पॉसिबल है कि कभी भी आपने किसी को मारना था मार दिया, हर्ट पहुँचा दी, रेप के ऑफेंस हो गए, डकैती हो गई, चोरी हो गई, क्रिमिनल मिसचिफ हो गया। फाइनली आपने किसी घर में आग लगा, सज़ा तो मिलेगी ना। तो ये 4 स्टेजेज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग क्राइम कुछ कहीं पे किसी के दिमाग में उत्पन्न हुआ, आइडिया आया, विचार आया, फिर तैयारी करी गई, तैयारी करने के बाद अटेम्प्ट दिया गया, अटेम्प्ट देने के बाद आपने कंप्लीशन कर दिया। अब क्राइम के रिस्पेक्ट में हम ना बात करें तो जनरली भी कोई चीज़ ऐसी तैयार होती है। आपके मन में आया कि आप एपीओ बनेंगे, आपके घरवालों ने बोला हाँ बढ़िया चीज़ है, जुडिशरी क्रैक कर लो, जज बन जाओगे। तो आपने क्या किया, ये ख़्याल पहले दिमाग में आया, फिर आप गए किताबें लेके आए, आप बियॉन्ड द राइट्स पे आए, आपने लेक्चर्स करना स्टार्ट किया, कोर्सेज़ जॉइन किए, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके बाद आपका प्रीलिम्स आया, आपने अटेम्प्ट दिया, मेंस आया, अटेम्प्ट दिया, इंटरव्यू आया, आपने अटेम्प्ट किया और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अटेम्प्ट भी काउंट होता है और फाइनल सिलेक्शन भी काउंट होता है। तो ये हमेशा अटेम्प्ट आर आल्सो अवॉइडेबल एंड फाइनल जो रिजल्ट होगा वो तो हमेशा अवॉइडेबल होगा ही। सिलेक्शन हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो दोबारा मैदान अभी बड़ा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग बहुत जल्दी इसी टाइम पे मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। आप लोग चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। लेक्चर में आपको अगर कुछ चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कुछ चेंज है, कुछ सुझाव हैं आपके, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए। ये सीरीज़ आगे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बीएनएस को इसमें कवर करेंगे। प्लस जो हमारे कोर्सेज़ आगे लॉन्च होने वाले हैं, वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।